Okay, students, so let's get started with our past paper sessions for AS level physics. Today we are doing October November 2023 paper 2 9702 paper 2 October November 2023. This is a 1 hour 15 minutes का paper. So let's move on to our first question. First question पे move on करने से पहले you have these some constants जो एग्जाम में ऑलरेडी गिवन होते हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में गिवन होती हैं, तो एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन ऑल द क्वांटिटीज दैट आर SI बेस यूनिट्स. भाई SI बेस यूनिट्स कौन सी 7 क्वांटिटीज होती थी, याद है? उनमें से कौन कौन सी आर लिस्टेड हियर. क्या चार्ज SI बेस यूनिट है? नो. चार्ज का यूनिट क्या होता था? कूलम. इस कूलम SI बेस यूनिट? नो. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता था? एम्पियर. वॉज दैट SI बेस यूनिट? यस. तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे. फोर्स का यूनिट क्या होता था बच्चों? न्यूटन. तो वॉज दैट एन SI बेस यूनिट? नो. तो हम इसको क्रॉस कर देंगे. टाइम का यूनिट क्या होता था? सेकेंड्स. वॉज दैट एन SI बेस यूनिट? येस. तो हम इसको भी अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है, लेट्स इरेज दिस क्रॉस वाली चीज़ें बिकॉज वी ओनली हैड टू अंडरलाइन स्टफ. ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल क्या है? अंडर सर्टेन कंडीशंस द डिस्टेंस मूव्ड इन ए स्ट्रेट लाइन बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. ओके, एक्चुअली इक्वेशन क्या होती थी? S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ATU स्क्वायर. ये किस सिचुएशन में, ये इक्वेशन जो है वो किस सिचुएशन में सिर्फ इस पे रिड्यूस हो जाती थी? जब इनिशियल वेलोसिटी या U जो है वो ज़ीरो हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख दो, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज़ व्हाट? इज़ ज़ीरो. ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या होती थी बच्चे इसके लिए? फॉर दिस इक्वेशन टू बी एप्लीकेबल, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो ये दो कंडीशंस नहीं भूलना जब आपकी इक्वेशन जो है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर गेट्स रिड्यूस टू S इज इक्वल्स टू हाफ AT. ठीक है, अब हमें एक स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है. ओके, ऑफ अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक हो गया, सही है. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. कंपेयर qualitatively the acceleration of the car at time t is equals to 8 seconds and at time t is equals to 14 seconds. सही है भाई, हमने क्या करना है? क्वालिटेटिवली कंपेयर करना है. मतलब हमने वैल्यूज़ नहीं निकालनी. वैल्यूज़ कब निकालनी होती हैं? व्हेन क्वांटिटेटिवली लिखा हुआ है. ठीक है, जब भी क्वांटिटेटिवली लिखा हुआ है यू हैव टू गिव न्यूमेरिकल वैल्यूज़. ठीक है, जब भी क्वालिटेटिवली लिखा हुआ है यू हैव टू ओनली स्पेसिफाई द थ्योरी. ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 सेकेंड्स पे आपकी एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? इस वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का एट 8 सेकेंड्स ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव ग्रेडियंट. ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव एट टाइम t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड. ठीक है, अब 14 पे आ जाओ भाई. 14 पे ग्रेडियंट क्या है इस लाइन का? अच्छा, लेट मी मार्क दिस विथ ब्लू ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए. 14 पे जो है वो ग्रेडियंट क्या है बच्चों? ग्रेडियंट इज नेगेटिव. तो एक्सेलरेशन क्या होगी भाई? नेगेटिव. और अगर दोनों रेड और ब्लू लाइंस को कंपेयर करो तो ज़्यादा स्टीपर कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन. तो दिस वाली का मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर मैग्नीट्यूड की डिसेलेरेशन हो रही है ऑन द ब्लू लाइन बिकॉज उसका ग्रेडियंट या इट इज़ अ मोर स्टीपर लाइन. ठीक है, लेट्स राइट इट डाउन. मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है भाई? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन या डिसेलेरेशन एट टाइम t is equals to 14 seconds is what? Is greater than the magnitude of acceleration at time t is equals to what? At magnitude of acceleration at time t is equals to 8 seconds. क्यों ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 14 seconds पे जो आपकी लाइन का ग्रेडियंट है दैट इज़ मच ग्रेटर, या लाइन मोर स्टीपर है. ब्लू वाली लाइन, ये वाली लाइन इज़ मच मोर स्टीपर देन दिस रेड वाली लाइन. इसलिए 8 सेकेंड्स पे जो आपकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है दैट इज़ लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट 14 सेकेंड. डायरेक्शन क्या होगी भाई एक्सेलरेशन की? एट टाइम t is equals to 14 seconds, the direction of acceleration is negative. We can write it like this.
या फिर वी कैन राइट इट लाइक दिस के एट टाइम t इज इक्वल्स टू 14 seconds द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is what? Is opposite to the direction of acceleration at time t is equals to 8 seconds. Simple तरीन आंसर, ठीक है. Determine the magnitude of the acceleration at time t is equals to 4 seconds. तो अब हमने क्या निकालना है? अब हमने लेट मी क्लीन दिस अप. अब हमने क्या करना है? इफ़ यू वांट टू सी दिस डायग्राम अगेन यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड सी इट. इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. हमने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स. तो बेसिकली हमें क्या कह रहा है? इस वाली लाइन का ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है. ये पूरी रेड लाइन का ग्रेडियंट निकालना है. तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो. मैं 2 पॉइंट कौन से ले लेता हूँ? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट ले लेता हूँ, दैट इज x पे 0, y पे -10 एंड सेकेंड पॉइंट में ये ले लेता हूँ, दैट इज x पे 4, y पे 0. सो लेट्स कैलकुलेट द ग्रेडियंट. y2 दैट इज -10 minus y1 दैट इज 0 डिवाइडेड बाई x2 दैट इज 0 -4 10 डिवाइडेड बाई 4 हमारा ये आंसर आ गया. 5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया. 5 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी 5.2 ms-2. तो हमारी एक्सेलरेशन क्या हो गई बच्चों? एट टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड 2.5 ms-2. ms-2 ऑलरेडी रिटन है, ठीक है. द कार इज एट पॉइंट x एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0. Calculate the magnitude of the displacement of the car at the time t is equal to 12 seconds. ठीक हो गया भाई. अब हमने क्या निकालना है भाई? लेट मी इरेज दिस अगेन, ठीक है. अब हमें कहा ये जा रहा है बच्चों कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स है ना, तब कार एक पॉइंट पे है जिसको हम कहते हैं x, ठीक है. बताओ 12 सेकेंड्स के बाद वो x से कितना दूर होगी? तो सिंपल सी बात है बच्चों, 12 सेकेंड्स तक कार की जर्नी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है. और ये यहाँ से लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर, ठीक है. दिस इज अ लाइन एंड ये वाला रेक्टेंगल, द सेकेंड बिगर वन ट्राइंगल या ट्राइंगल, अपॉलॉजीज अगर मैंने पहले भी रेक्टेंगल कहा हो, ठीक है. ये रेड वाला ट्राइंगल बच्चों, लेट मी मार्क इट डाउन, दिस इज द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x, ठीक है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. और ये ब्लैक वाला ट्राइंगल इज व्हाट? दिस इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अच्छा बच्चों, अब अगर हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है फ्रॉम x, तो क्या करेंगे भाई? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और उसको नेगेटिव से माइनस कर देंगे. तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किस तरह आएगी? बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ दिस ब्लैक वाला ट्रायंगल. ब्लैक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितनी है बच्चों? 8 इंटू हाइट कितनी है भाई? हाइट इज 20. 2 ये कटा 4 ये कटा, दिस कम्स आउट टू बी 80 मीटर. सही है. अब दिस इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव, ठीक है. इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? वी विल माइनस आउट दिस नेगेटिव वाली वैल्यू या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू. रेड ट्रायंगल का एरिया निकाल लो. दिस विल कम आउट टू बी व्हाट? 1/2 इंटू बेस क्या है बच्चों? 4, हाइट क्या है? 10. दिस गेट्स कैंसल्ड आउट एज 20 मीटर्स. ये क्या होगी? ये नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट होगी. तो एक्चुअल या टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x क्या होगी भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल्स टू व्हाट? इट इक्वल्स टू 80 - 20 इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स. सो लेट्स राइट द आंसर डाउन इन द डिस्क्रिप्शन या स्पेस बिलो. 60 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ गया. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों? वी हैव अ बलून विच इज़ फिल्ड विथ एयर. इसका वॉल्यूम क्या है भाई? 7.5 मीटर क्यूब. ओके हो गया. और वेट क्या है बलून का? इट इज़ 65 न्यूटन. ठीक है. अच्छा यार, ठीक है.
अब हमने क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ द एयर सराउंडिंग द बलून। तो डेंसिटी का बच्चों क्या फॉर्मूला होता था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्या हमें मास गिवन है? नो, हमें वेट गिवन है भाई। वेट कितना था? 65 न्यूटन। 65 न्यूटन को हम जी से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 9.81, और इसको 7.5 से डिवाइड कर देते हैं। सो द आंसर ऑफ डेंसिटी विल कम आउट टू बी व्हाट? डेंसिटी का आंसर बच्चों कम्स आउट टू बी 0.88 kg/m-3, kg/m-3, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट बी, द स्ट्रिंग ब्रेक्स releasing the sphere. State the magnitude of acceleration of the sphere immediately after the string breaks. भाई ये स्ट्रिंग ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो स्फीयर की इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी? इनिशियली मुझे बताओ स्फीयर पे क्या लग रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ उसका वेट, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ हमें गिवन नहीं है अभी तक, ठीक है। स्फीयर का वेट नहीं गिवन था, हमें बलून का वेट गिवन था। तो यार अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ उसका वेट लग रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, दैट इज 9.81, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इफ एनी ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स बिफोर इट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी। भाई ये क्या सवाल पूछ रहे हैं हमसे ये पूछ रहा है कि जैसे ही ये स्फीयर जो है वो स्पीड पकड़ेगा तो इसकी एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कैन यू टेल अस? तो बच्चों, डू यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी? देखो इनिशियली लेट मी इरेज दिस एज वेल, ठीक है। देखो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जब आप स्ट्रिंग काटोगे तो स्फीयर पे सिर्फ वेट लग रही होगी, ठीक है, और स्फीयर कितनी वेलोसिटी से शुरू करेगा? 0। जैसे ही ये स्पीड गेन करना शुरू करेगा, दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। जैसे ही ये स्पीड गेन करना शुरू करेगा तो क्या होगा? वेट तो लगेगा ही लगेगा, बट इसके ऑपोजिशन में क्या लगना शुरू हो जाएगी? एयर रेजिस्टेंस। अब जो एयर रेजिस्टेंस लगेगी तो रिजल्टेंट फोर्स आपकी क्या हो जाएगी? वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। तो रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाएगी ना। पहले रिजल्टेंट फोर्स क्या थी? पहले रिजल्टेंट फोर्स वाज ओनली वेट, क्योंकि सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी। अब इस डाउनवर्ड फोर्स ऑफ वेट को काउंटर कर रही है एयर रेजिस्टेंस की फोर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स बच्चे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? F इज़ इक्वल टू ma। तो अगर F कम हो जाएगी बच्चे तो एक्सेलरेशन भी कम होती चली जाएगी एज द स्पीड इंक्रीज। सही है, जितनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ करेगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती जाएगी। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा? जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज़ करेगी तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेट विल बी इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट फोर्स विल बी नाउ ऑल्सो इक्वल टू वेट माइनस AR, दैट इज़ एयर रेजिस्टेंस की फोर्स। बट अब हमें क्या पता है? वेट और एयर रेजिस्टेंस की फोर्स इज इक्वल, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी भाई। रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू F इज इक्वल्स टू ma, अगर ये चीज़ 0 हो गई बच्चों तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? दैट विल ऑल्सो बिकम 0 एंड वी विल रीच व्हाट? वी विल रीच टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखनी, हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे। सो लेट्स राइट दैट डाउन। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज स्पीड इंक्रीजेज। सही है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेज। सही है। लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? हेंस एक्सेलरेशन व्हाट क्या करेगी? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। सिंपल एज दैट, ठीक है। लेट्स मूव टू पार्ट सी। द स्फीयर हैज अ मास ऑफ 4 kg, द टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन द एक्सेलरेशन इज दिस। तो भाई सिंपल सा हमने F इज इक्वल्स टू ma लगाना है, ठीक है। द स्फीयर हैज अ मास ऑफ व्हाट? 4 kg, ठीक है। तो स्फीयर बच्चों जब फॉल कर रहा होगा तब उस पर डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही होगी? 4 × 9.81। और हमने क्या निकालनी है? हमने रेजिस्टिव फोर्स निकालनी है बच्चे, ये AR, ठीक है। व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 1.9 ms-2। एक्सेलरेशन भी दी हुई है, तो क्या क्या चीज़ें पुट इन करेंगे बच्चे यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4 × 9.81 दैट इज द डाउनवर्ड फोर्स माइनस व्हाट?
एयर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स, मास क्या आ जाएगा 4, एक्सेलरेशन क्या है 1.9। नाउ कैन यू आइसोलेट सिर्फ एयर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स का वेरिएबल एंड कैलकुलेट दैट? यस, वेरी इजीली, क्योंकि वही सिर्फ एक अननोन है। तो मुझे बताओ एयर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स की क्या वैल्यू आ गई? इट कम्स आउट टू बी 32 न्यूटन। सिंपल तरीन आंसर, सो वी विल पुट 32 न्यूटन हियर। सही है, तो दिस इज़ द थिंग, हमने सिर्फ ये एयर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स का कांस्टेंट निकालना था। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 32 न्यूटन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A vertical rod is fixed to the horizontal surface of a table. Okay. A spring of mass, spring का mass भी आ गया हमारे पास. The spring is first pushed against the surface of the table. ठीक है, spring initially push down किया जा रहा है. ठीक है, so that it has an initial compression. E भी आ गया हमारे पास. The spring then suddenly release so that it leaves the surface of the table with a kinetic energy of this. Okay हो गया, and then moves up the rod. ठीक है, तो क्या हो रहा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंप्रेशन की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो कहाँ पे पता चल रहा है हमें? वो यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, लेट मी पुट इट हेयर, ताकि जहाँ से मुझे एविडेंस मिला है इस चीज़ का मैं उसी को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, अज्यूम दैट द स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ एंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेस स्प्रिंग इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ये इन्होंने आगे बता भी दिया है। ठीक है, एज इट लीव्स द सर्फेस ऑफ द टेबल। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल। चलो एक काम हमारा कम हुआ। बाई यूजिंग द इलास्टिक इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेस स्प्रिंग कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता था? 1/2 KE²। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है? 0.048 जूल्स। तो 0.048 जूल्स यहाँ पे रखा, 1/2 यहाँ पे रखा, K हमें नहीं पता, सो वी लीव दैट, वो हमें निकालना है। E क्या है बच्चों? E इज़ 2.1। तो इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे भाई। 2.1 इंटू 10 - 2 इंटू क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यू विल रीअरेंज दिस फार्मूला और K की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? K कम्स आउट टू बी 220 न्यूटन मीटर -1। तो यहाँ पे लिख देते हैं 220। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्प्रिंग एज इट लीव्स द सर्फेस ऑफ द टेबल। तो भाई स्पीड ऑफ द स्प्रिंग निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चे क्या दी हुई है? 0.048 जूल्स इज इक्वल्स टू 1/2 मास ऑफ द स्प्रिंग। क्या है भाई? मास ऑफ द स्प्रिंग इज 7.5 ग्राम्स। तो इसको भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इंटू 7.5 इंटू 10 - 3 इंटू द ओनली अननोन वेरिएबल इज V²। तो बच्चों V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट विल बी स्पीड? स्पीड बच्चे विल बी इक्वल टू 3.6 ms - 1। तो लेट्स राइट इट डाउन 3.6। ठीक है, अब आ जाओ पार्ट सी पे। ठीक है, द स्प्रिंग राइजेस टू इट्स मैक्सिमम हाइट अप द रॉड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द टेबल। दिस कॉजेज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग टू इंक्रीज बाई दिस अमाउंट। ठीक है, calculate for this movement of the spring the increase in the height of the spring after leaving the surface। बच्चों बेसिकली हमें चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो वो क्या गिवन है? 0.039 जूल्स। हमने चेंज इन हाइट पता करनी है, तो कैन वी कैलकुलेट इट? बहुत ईजी है यार, हमने क्या पढ़ा था? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mg इंटू चेंज इन हाइट। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या है? 0.039। मास क्या है बच्चों? 7.5 इंटू 10 - 3 ग्राम्स में गिवन था, हमने किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। जी क्या है? 9.81। और रिमेनिंग क्या कांस्टेंट रह गया? इनटू चेंज इन हाइट। तो कैन यू कैलकुलेट चेंज इन हाइट इजीली? यस, इंक्रीज इन हाइट क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 0.53 मीटर। सो लेट्स राइट इट डाउन हियर। ठीक है, calculate the average frictional force exerted by the rod on the spring as it rises। सही है, एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है बच्चे। ठीक है, तो डू यू रिमेंबर वन थिंग के काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या थी हमारे पास? 0.048 जूल। सही है, तो बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी जो है ना, राइज करते वक्त जैसे स्प्रिंग राइज किया है ना, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू थिंग्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट व्हाट? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या थी भाई? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास थी 0.048 जूल्स।
तो लेट्स राइट इट डाउन 0.048 जूल्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी 0.039 जूल्स। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालने के लिए वी नीड टू नो टू थिंग्स, फोर्स एंड डिस्टेंस। फोर्स हमें पता है नहीं, वही तो हमें निकालनी है, एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स ही तो हमने निकालनी है। और हमें डिस्टेंस पता है, यस डिस्टेंस अभी हमने निकाला था 0.53 मीटर्स। तो लेट्स मल्टीप्लाई फ्रिक्शनल फोर्स बाय 0.53। तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन में कौन सा अननोन रह गया, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स का अननोन रह गया। सो कैन यू रीअरेंज द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट एफ? यस इजीली। एफ की वैल्यू क्या आ रही है? एफ की वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.02 न्यूटन। तो लेट्स राइट 0.02 हियर, ठीक है। द रॉड इज रिप्लेस बाय एन अदर रॉड दैट एक्सर्ट्स निग्लेजिबल फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन की फोर्स अब निग्लेजिबल हो गई, अब 0.02 न्यूटन भी नहीं लग रही, ठीक है। द इनिशियल कंप्रेशन एक्स, भाई इनिशियल कंप्रेशन एक्स जो हो रही थी इस केस में 2.1 थी, अब हमने इसको एक्स से रिप्लेस कर दिया, इज नाउ वेरीड इन ऑर्डर टू वेरी द मैक्सिमम इंक्रीज इन delta H of the spring after leaving the surface of the table. Assume that the spring obeys Hooke's law. बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है अब। तो मुझे बताओ एक्स एक्सटेंशन और चेंज इन हाइट का क्या रिलेशनशिप होगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2 kx²। एक्स क्या है बच्चों? एक्सटेंशन। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी लिख लेते हैं mg इंटू चेंज इन हाइट, ठीक है। अब इसको ज़रा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज किस तरह करेंगे? x² इज इक्वल्स टू व्हाट? mg2, ठीक है, डिवाइडेड बाय k इज व्हाट? चेंज इन h। तो ये 2mgk बिकम्स व्हाट? कांस्टेंट, क्योंकि इसमें मास ऑफ द स्प्रिंग भी कांस्टेंट रहेगा, जी भी कांस्टेंट रहेगा, के भी कांस्टेंट रहेगा। तो x एंड h आर रिलेटेड इन व्हाट रिलेशन? दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक तो बात ये हो गई, और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही हैं, बट विल वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हियर और अ कर्व? वी विल ड्रॉ अ कर्व हियर। व्हाई? बिकॉज x² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन h। अगर यहाँ पे होता ना कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन h, तो फिर हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ऑन द ग्राफ। बट यहाँ पे क्या है बच्चों? x² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन h, सो वी विल ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 4। अ बॉल y मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड कोलाइड्स विद अ बॉल z। ठीक है भाई, बॉल y जो है वो बॉल z के साथ कोलाइड कर रही है एज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर। और हो क्या रहा है? ये कौन सा मोशन है? दिस इज 2D व्हाट? 2D मोमेंटम, ठीक है, 2D मोमेंटम सही है। तो इसमें हम x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की इक्वेशंस लगाएंगे, ठीक है। बिफोर कोलिजन क्या है बच्चों? 0.5 kg का y का मास है, इट इज़ कोलाइडिंग विद अ मास z दैट इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियली मूविंग अलोंग अ लाइन, बॉल z हैज़ इनिशियल मास ऑफ mz एंड इज इनिशियली स्टेशनरी। vz क्या हो जाएगी भाई? vz जो है इनिशियली 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है? y इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड z इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन y हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ दिस एंड z हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है। कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल y इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। अब क्या कह रहा है भाई? मोमेंटम का कंपोनेंट निकालो फॉर y दैट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? टू लाइन PQ। तो भाई PQ लाइन के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी? ये वाली लाइन, ठीक है। तो हमने ये वाला मोमेंट निकालना है, बेसिकली y एक्सिस में मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता था? मोमेंट इन द y एक्सिस फॉर y इज m वेलोसिटी। मास क्या था बच्चों इसका? मास इसका था 0.25 kg। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी विल बी 3.7 इनटू व्हाट? ये वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? परपेंडिकुलर कौन सा होता है? साइन 27। तो बेसिकली मोमेंटम का आंसर क्या आ जाएगा? कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम का आंसर क्या आ जाएगा? इट कम्स आउट टू बी 0.42 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। बाय कंसिडरिंग द कंपोनेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ ईच बॉल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन, कैलकुलेट द मास mz, ठीक है। अच्छा बच्चों, इफ यू लुक क्लोजली, मोमेंटम इन द y एक्सिस y एक्सिस बिफोर कोलिजन क्या है? 0। P in the y axis after collision क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 0, ठीक है।
तो वी विल यूज दिस. 0 इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, मास y का जो मोमेंटम का कंपोनेंट है इन द y डायरेक्शन, दिस ब्लू वन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, दिस रेड वाला. ठीक है, तभी तो क्या होगा, तभी दोनों को ऐड अप करेंगे तो दे विल सम अप टू 0. तो हम यार ये वाला निकाल चुके हैं एंड दिस इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसको क्या लिख लेंगे 0.42. और ये जो रेड वाला है वो डाउनवर्ड साइड पे बच्चे, तो रेड वाला डाउनवर्ड साइड पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नेगेटिव में होगा. ठीक है, नेगेटिव में होने के बाद क्या करेंगे, मास mz इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे इसकी 5.5 इंटू साइन 44. लेट्स प्लग दैट इन हियर, माइनस mz 5.5 साइन 44. फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे एंड वी विल गेट अ वैल्यू फॉर mz दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 0.11 kg. ठीक है, क्लियर है? Okay, now let's move on to part 3. During the collision, the average force exerted on y by z is Fy. ठीक है, and the average force exerted on z by f is exerted on z by y is Fz. तो basically ये कहना ये चाह रहा है कि यार, let me draw it again here diagram. Basically ये कहना चाह रहा है कि during the collision जो y z पे फोर्स लगा रहा है that is what Fy. ठीक है, और z जो y पे फोर्स लगा रहा है दैट इज Fz. तो यार हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा था, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल, और डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, ऑपोजिट. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी. Two blocks A and B move directly towards each other along a horizontal frictionless surface, okay, as shown in the view from above in figure 4.3. okay, the block glides perfectly elastic. भाई perfectly elastic collision हो रहा है. ठीक है, before the collision block A has a speed of 4 and block B has a speed of 6. okay, after the collision block B moves back along its original path. मतलब ब्लॉक बी का मूव कर रहा है, इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी किसके, 2 के साथ. ठीक है, 2ms-1. अब हमने क्या पढ़ा है बच्चों, दिस इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और हमने क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ ब्लॉक ए आफ्टर कोलिजन, वी ए निकालनी है आफ्टर कोलिजन. ठीक है, तो बच्चों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हैव यू स्टडीड के स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन. यहाँ पे स्पीड ऑफ अप्रोच क्या है, 6 + 4. अब स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होगी भाई, स्पीड ऑफ सेपरेशन विल बी व्हाट, a प्लस व्हाट 2. ठीक है, तो आप 10 में से 2 माइनस कर दोगे, a की आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी इक्वल टू व्हाट, 8ms-1. सिंपल एज दैट. ठीक है, तो a की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी 8ms-1. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 5. A beam of vertically polarized light is incident normally on a polarizing filter as shown in figure 5.1. okay, the transmission axis of the filter is initially vertical. initially vertical है तो बच्चों पूरी लाइट को पास होने देगा, तो इनिशियली हमारी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम. लेट्स प्लॉट अ पॉइंट हियर. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, फिर क्या हो रहा है, द फिल्टर इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 360 डिग्री. भाई जो फिल्टर है उसको पूरा 360 के एंगल पे रोटेट किया जा रहा है. ठीक है, विद वाइल द प्लेन ऑफ द फिल्टर रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द बीम. ओके, ऑन फिगर 5.2 स्केच द ग्राफ ऑफ द वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी. ओके, इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना है. तो बच्चों अगर आप इस फिल्टर को हॉरिजॉन्टल कर दोगे और पोलराइज लाइट क्या है, वर्टिकल, तो मतलब आपने कितना डिग्री का शिफ्ट लाए हो, 90 डिग्री का, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0. फिर आप वापस 90 डिग्री का शिफ्ट लाओगे, वापस वर्टिकल हो जाएगी, तो इंटेंसिटी हाईएस्ट हो जाएगी. ठीक है, फिर 270 पे फिर 0 हो जाएगी, 360 पे फिर से हाईएस्ट हो जाएगी. सो दिस विल बी अ कोसाइन और अ साइन कर्व यू कैन से. ठीक है, साइन कर्व शिफ्टेड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और अ कोसाइन कर्व. ठीक है, the intensity of the light in the incident is incident intensity ये है. ठीक है, when the transmission of the filter is at an angle of theta, the light transmitted is this one, calculate the angle theta. तो बच्चों मैंने एक फार्मूला लिखाया था आपको, क्या फार्मूला लिखाया था, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू इंसिडेंट इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे बच्चों ट्रांसमिटेड कितनी है, 4.2, इंसिडेंट कितनी है,
7.6, इसका अंडर रूट लो और इसे कॉस इनवर्स कर दो, यू विल गेट योर थीटा। थीटा क्या आ गया भाई? थीटा बच्चे कम्स आउट टू बी 42 डिग्रीज। ये यहाँ पे हमने 42 लिख दिया। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव, तो इसकी क्या डेफिनेशन लिखोगे? स्प्लिटिंग या स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, स्प्लिटिंग और स्प्रेडिंग of waves when they pass through a narrow gap, of waves when they pass through a narrow gap, simple as that, pass through a narrow gap। और narrow gap के लिए आप और बेहतर वर्ड क्या यूज कर सकते हो? they pass through a slit। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सी। पार्ट सी में बच्चे क्या लिखा है? अ बीम ऑफ वेवलेंथ दिस, ठीक है, इतनी वेवलेंथ है, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ओके हो गया, और ये एंगल्स बन रहे हैं। अच्छा, दिस इज द थर्ड ऑर्डर, तो ये n क्या हो जाएगा इसका? 3। ओके, द थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमम ऑफ द लाइट इज एट एन एंगल ऑफ 68 डिग्री। तो भाई थीटा भी आ गया आपके पास टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट बीम। ओके, कैलकुलेट द लाइन स्पेसिंग, क्या निकालना है? d निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? कैन यू रिमेंबर? d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैंडा। d की जगह क्या रखना है? d हमें कैलकुलेट करना है, सो वी आइसोलेट दैट। n की जगह क्या रखोगे? 3। वेवलेंथ क्या रखोगे बच्चे? वेवलेंथ विल बी 4.3, यहाँ पे हमें गिवन है ना 4.3 इंटू 10⁻⁻⁷। और साइन थीटा की जगह क्या रखोगे? साइन 68। तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट? दैट कम्स आउट टू बी 1.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। सही है, सो वी प्लग दैट इन। ठीक है, डिटरमाइन अ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट दैट विल प्रोड्यूस अ डिफ्रैक्शन मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 68 डिग्री। ओके हो गया। अच्छा भाई, अब हमने क्या करना है? अब हमने कोई ऐसी वेवलेंथ निकालनी है, डिफरेंट वेवलेंथ निकालनी है बच्चे। तो वी विल राइट द फॉर्मूला अगेन, d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैंडा। अब हमने वेवलेंथ निकालनी है दैट विल प्रोड्यूस व्हाट? द सेम 68 डिग्री का एंगल। ठीक है, और d तो आपको पता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक कांस्टेंट होता है, दैट रिमेन सेम थ्रू आउट। तो अभी मिसिंग क्या क्या चीज़ें? मिसिंग है 2 चीज़ें, n और लैंडा। तो बच्चों अभी हमारा जो 68 डिग्री का एंगल बन रहा है वो कितने ऑर्डर पे बन रहा है? थर्ड ऑर्डर पे। अब अगर हमें डिफरेंट वेवलेंथ चाहिए बच्चों, तो लेट्स ट्राई सेकंड ऑर्डर पे कौन सी वेवलेंथ जो है वो हमें 68 डिग्री पे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से एक n का ऑर्डर 2 बना के देती है। तो वी प्लग n का ऑर्डर 2। बेसिकली हमने n का ऑर्डर 2 इसलिए लिया है, लेट मी सिंप्लीफाई व्हाट आई हैव सेड, अगर कंफ्यूजिंग था तो। n का ऑर्डर 2 इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि अभी अगर आप डायग्राम देखो तो थर्ड ऑर्डर पे ना ये वाली वेवलेंथ 68 डिग्री का एंगल बना रही है। हमने कोई ऐसी वेवलेंथ देखनी है जो 68 डिग्री का तो एंगल बनाए बट थर्ड ऑर्डर ना हो। ठीक है, थर्ड ऑर्डर नहीं होगा तो क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। मैंने यहाँ पे सेकंड लिया है जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन पर्पज। सही है, मैंने n इज इक्वल्स टू 2 ले लिया, तो लैंडा मेरी क्या आ जाएगी? लैंडा कम्स आउट टू बी 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। सो आई प्लग दैट इन हियर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या लिखा हुआ है? अ मेटल वायर हैज अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये है R/L आपको मिल गया ये। ठीक है, द वायर हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको मिल गया। आपने रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो बच्चों डू यू रिमेंबर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? R इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी LA। और अगर हम इसे रेजिस्टिविटी का सब्जेक्ट बनाएं तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू व्हाट? R इंटू A डिवाइडेड बाई L। R/L दिया हुआ है आपको? यस। 0.92। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है? यस। 5.3 इंटू 10⁻⁻⁷। तो रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी बच्चों? रेजिस्टिविटी कम्स आउट टू बी 4.9 इंटू 10⁻⁻⁷ ओम्स मीटर। ठीक है, बी पे आ जाओ। अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF E and negligible internal resistance is connected in series with a fixed resistor and a light dependent resistor. Okay, as shown in figure 6.1। ठीक हो गया। The resistance of the fixed resistor is 1400 ohm। सही है, लिखा हुआ है यहाँ पे। LDR की रेजिस्टेंस भाई 1600 ohm है। ठीक है, show that the current in the LDR is 4 into 10⁻³ एम्पियर। How will we show that? बच्चों अगर आप इसे गौर से देखो तो we know the voltmeter की रीडिंग in the LDR that is equals to what? 6.4 volts। हमें रेजिस्टेंस भी पता है तो V इज इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। V क्या है? 6.4। R क्या है बच्चों? 1600।
I will be equal to 4.0 into 10 minus 3 ampere. ठीक है. Calculate the number of free electrons passing through the LDR in a time of 3.2 minutes. Okay. First of all, free electrons का नंबर निकालने से पहले you must calculate what is the charge passing through it. ठीक है. तो अगर आपको करंट पता है I is equal to Q upon T से क्या आप चार्ज निकाल सकते हो? Yes. 4.0 into 10 minus 3. टाइम कितना है बच्चों? टाइम इज 3.2 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60. तो वी मल्टीप्लाइड बाय 60. तो ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा. चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है? चार्ज की वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.768 कूलम्स. और हमें क्या पता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. तो 0.768 कूलम्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? लेट्स लेबल दिस एज एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी विल कैलकुलेट इट. और फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 4.8 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. सही है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. कैलकुलेट द EMF E. EMF निकालनी है भाई अब. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताओ कि अक्रॉस द LDR कितना वोल्टेज जा रहा है? 6.4. तो ये तो हमारी अक्रॉस द LDR जो वोल्टेज जा रहा है वो हमें मिल गया. अब सिर्फ अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज निकाल लूँ, लेट्स लेबल दिस एज V2. ठीक है. इसको हमने V1 लेबल कर दिया. लेट्स लेबल दिस एज V2. अगर मैं V2 निकाल लूँ, दोनों को ऐड कर दूँ तो आई विल गेट माई वोल्टेज. अब V2 कैसे निकलेगा बच्चे? इफ़ यू सी क्लोजली ये वाला LDR एंड दिस रजिस्टर इज इन सीरीज. ठीक है. और सीरीज में करंट क्या होता था? सेम. तो यार LDR के थ्रू कितना करंट पास कर रहा था? 4.0 इंटू 10⁻3. तो इस रजिस्टर के थ्रू भी कितना करंट पास करेगा? 4.0 इंटू 10⁻3. करंट आ गया, रेजिस्टेंस आ गई. कैन आई कैलकुलेट V2? यस. सो लेट्स कैलकुलेट द टोटल EMF. टोटल EMF किसके इक्वल होगी? एक तो जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ रही है 6.4 प्लस ये जो रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज क्या होगा? V2. तो ये वोल्टेज किस तरह निकलेगा? I 4.0 इंटू 10⁻3 इंटू R क्या था? 1400. दोनों को प्लस करोगे, व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 12 वोल्ट. सही है. तो EMF बच्चे 12 वोल्ट्स हो जाएगी. डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन LDR डिवाइडेड बाय द पावर डिसिपेटेड इन द फिक्स रजिस्टर. तो ये किस तरह निकालोगे यार? पावर डिसिपेटेड इन LDR को रिप्रेजेंट कर दो I²R से, और पावर डिसिपेटेड इन फिक्स रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर दो I²R से. दोनों में I सेम है. ये LDR की रेजिस्टेंस हो जाएगी और ये हो जाएगी बच्चे फिक्स्ड रजिस्टर की रेजिस्टेंस. दोनों का I सेम है तो वी कैंसिल आउट द करंट. LDR की रेजिस्टेंस क्या है? LDR की रेजिस्टेंस इज 1600. फिक्स्ड रजिस्टर की रेजिस्टेंस इज 1400. तो 1600 डिवाइडेड बाय 1400 गिव्स यू एन आंसर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 7 का रेशो. द एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज कॉजिंग अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द LDR. ठीक है यार, LDR की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है. चलो लेट्स क्लीन दिस अप. ठीक है, लेट मी क्लीन ऑल दिस अप. LDR की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है. ठीक है. LDR की रेजिस्टेंस बच्चों अगर डिक्रीज हो रही है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता चल गया कि वोल्ट मीटर की रीडिंग भी डिक्रीज होगी. चलो लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ. अब क्या देखना है भाई? स्टेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द LDR पे लाइट क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, तभी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी. द करंट इन द बैटरी को क्या होगा भाई? अगर LDR की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, मुझे बताओ, अगर LDR की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो ये LDR और फिक्स रजिस्टर किस में लगे हुए हैं? सीरीज़ में. टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? R फिक्स रजिस्टर प्लस R LDR. तो अगर LDR की रेजिस्टेंस कम होगी तो टोटल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी. ठीक है. तो लेट्स राइट इट डाउन. टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर अभी हमने निकाला था, इट विल डिक्रीज, सिंपल एज दैट. तो ये तीनों हमने मार्क कर दी. अंडरलाइन ऑल द पार्टिकल्स दैट आर नॉट फंडामेंटल. तो फंडामेंटल कौन कौन से पार्टिकल नहीं है? बेरॉन एंड न्यूक्लियॉन. ठीक है. न्यूक्लियस ऑफ थोरियम 230. ठीक है. डिकेज इन स्टेजेस बाय इमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स टू फॉर्म अ न्यूक्लियस. ओके. डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स. ओके. देखो, इनिशियल न्यूक्लियस हमारे पास क्या है बच्चे? 230 थोरियम 90. ठीक है. और हमने जाना किधर है? हमने जाना है 206 लेड 82. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा पार्टिकल है अल्फा या बीटा में से जो मास नंबर को इफेक्ट करता है? ओनली अल्फा. तो यार अल्फा कितने इमिट हुए होंगे? इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम 230 का मास नंबर टू 206 का मास नंबर, दैट इज व्हाट?
24 का डिक्रीज। 24 का डिक्रीज मतलब कितने अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए होंगे, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल से 4 का मास नंबर गिरता है, तो कितने अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए होंगे, 6 अल्फा। ये राइट डाउन 6 ईयर, ठीक है। अब जब 6 अल्फा इमिट हुए होंगे बच्चे, तो ये 90 का नंबर कितने से गिर जाएगा, दिस विल फॉल बाय एन अमाउंट ऑफ 2 into 6, दैट इज व्हाट, 90 minus 12 इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 78। बट यहाँ पे नंबर क्या है, 82। तो यार अगर यहाँ पे 78 होना चाहिए बट 82 है, तो इसका मतलब क्या है, 4 बीटा भी इमिट हुए हैं, क्योंकि बीटा की इमिशन से क्या होता था, प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता था। तो 4 बीटा पार्टिकल्स एंड 6 अल्फा पार्टिकल्स। मीसॉन हैज अ चार्ज ऑफ -1, ठीक है, वेयर ई इज एन एलिमेंट्री चार्ज। द कॉर्क कॉम्पोजिशन ऑफ द मीसॉन इंक्लूड्स अ चार्म एंटीकॉर्क, ठीक है। क्या स्टेट एंड एक्सप्लेन अ पॉसिबल टाइप ऑफ द अदर कॉर्क इन द मीसॉन। मीसॉन में हमेशा याद रखो कि 2 कॉर्क होते हैं, तो एक तो ये चार्म एंटीकॉर्क है, दूसरा कौन सा ऐसा होगा जो पूरा चार्ज जो है वो -1 बना दे। सो वी कैन राइट डाउन कॉर्क, क्योंकि बच्चों डाउन कॉर्क का चार्ज क्या होता है, -1/3e, और एंटीकॉर्क, चार्म एंटीकॉर्क का चार्ज क्या होता है, -2/3e। दोनों मिल जाएंगे तो क्या चार्ज बना देंगे, -2/3e -1/3e इज इक्वल्स टू -e, ठीक है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो।